देखिए उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कल मैंने कहा था ये चीज कि आप मानिए फॉर एग्जाम्पल ये एफ नॉट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये बस कॉम्प्लेक्स फाइव है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स फाइव। जो कॉम्प्लेक्स फाइव होता है उसका नाम क्या होता है? एटीपी सिंथेस। ऐसा एंजाइम जिससे एटीपी बन जाता है। तो एटीपी सिंथेस का जो एफ नॉट पार्ट होता है और एफ वन पार्ट होता है, यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं। एफ नॉट पार्ट होता है एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ पे ना होती है एटीसी, ये देखिए आप, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एटीसी है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एफ नॉट पार्ट है। जो ये एफ वन पार्ट है ना, एनसीईआरटी ने गलत दिया है, थोड़ा सा ये बाहर निकालना है, ये असली मैट्रिक्स में ही होता है। तो वहां पे एटीपी बन जाता है मैट्रिक्स के अंदर, है ना, ये मैट्रिक्स यहाँ पे ऊपर देखिए आप, ये मैट्रिक्स है, यानी कि सेल का अंदर का, मतलब सॉरी, ये जो अंदर का हिस्सा है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर जो ये है आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन जो यहाँ पे स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये हमने कल कहा था। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स का पार्ट है। तो मैट्रिक्स के अंदर ही बन जाता है क्या? एटीपी फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वो बनाता है एफ वन पार्ट। ये जो एफ नॉट पार्ट होता है ना, आप मानिए फॉर एग्जाम्पल ये पेन की कैप है, ठीक है, ये आप मानिए जो इतना हिस्सा है ये एम्बेडेड है इनसाइड मेम्ब्रेन। अब ये एफ वन पार्ट है, ये ऐसे घूमता है, ठीक है, एफ वन पार्ट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जब ये घूम रहा होता है, एफ वन पार्ट ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, तो उसके घूमने से एटीपी बन जाता है। और ये क्यों घूम रहा होता है? क्योंकि जो कंसंट्रेशन जमा हो जाती है प्रोटॉन्स की इसकी ओर, जो इधर से इधर आ रहे होते हैं प्रोटॉन्स, फिर ये इधर से इधर जाते हैं, क्योंकि जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि इधर पे, यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को बोलते हैं ना, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जब प्रोटॉन्स बहुत बढ़ रहे हैं, जो कहाँ से आ रहे थे, कल हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आप, इधर पे चार प्रोटॉन्स आ गए, इधर पे, इधर से भी आगे चार प्रोटॉन्स, एरो इधर की ओर जा रहा है ना, इधर से भी आगे दो प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो बनता क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन ग्रेडियंट इसको हम बोलते हैं। तो वो बनने के बाद वो एज अ, जैसे डैम होता है ना, डैम, उसमें पानी बहुत घुस जाता है। फिर कभी इतना फोर्स आता है कि डैम टूट जाता है, तो यहाँ पे मानिए आप, इतना यहाँ से जमा हो गया कि अब ये जाएंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जाएंगे वापस मैट्रिक्स के अंदर और घुसेंगे एफ नॉट से। एफ नॉट पार्ट जो है वो एज प्रोटॉन चैनल एक्ट करता है, प्रोटॉन चैनल। उसके बाद घुसेंगे एफ वन पार्ट के अंदर और वहां पे एटीपी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि एज मेंशन अर्लियर, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसी एनर्जी को इस्तेमाल कर देता है, सिंथेसाइज कर देता है एटीपी। एटीपी सिंथेस ऐसे ही किस एनर्जी से? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है। तो दिस कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। जो ये होता है ना एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स फाइव, जो कि एक एंजाइम होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एफ नॉट पार्ट और एफ वन पार्ट, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर 12.5 के अंदर ये वाली। तो एफ वन हेड पीस जो होता है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? पेरिफेरल मतलब जो सरफेस पे होगा, पेरिफेरी बोलते हैं ना सरफेस को, ये पेरि जो मतलब पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये मेम्ब्रेन है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसकी जो पेरिफेरी है, सरफेस है, उधर से ये बल्ज आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना। तो वही, एंड कंटेन्स अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपी। तो यहाँ पे हो जाती है साइट ऑफ सिंथेसिस फॉर एटीपी एंड एटीपी फ्रॉम एडीपी, यहाँ पे हो जाता है इन द एफ वन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स एटीपी। बनता कहाँ पे? एफ वन की जगह पे। अब जो ये एफ नॉट होता है यहाँ पे, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। देखिए फर्क कितना है, वो होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि सरफेस पे था, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो एफ नॉट पार्ट जो कि एंजाइम का पार्ट होता है, जाहिर सी बात है एंजाइम बनता है किससे आमतौर पे? ज्यादा तौर पे प्रोटीन से ही। तो एफ नॉट एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इंटीग्रल मतलब जो पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन होता है, इंटीग्रल मतलब अपना, पेरिफेरल मतलब सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा, इंटीग्रल जो अपना पार्ट इसका होता है। तो ये देखिए आप, इंटीग्रल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉम बोलते हैं, ठीक है। दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन्स क्रॉस कर देते हैं इनर मेम्ब्रेन को और घुस जाते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर वापस। ठीक है, आते कहाँ से? वो आते हैं इधर से, इसको क्या बोलते हैं? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये क्या है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्या है? मैट्रिक्स। तो वो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस कैसे हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है।
दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन, ये हमने पढ़ा, द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू कैटालाइज। जो पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स चल रहे होते हैं, ठीक से बोलते हैं वाटर पैसेज चल रहा होता है, थ्रू चैनल इज कपल्ड टू कैटालिटिक साइट। तो वो पहुंच जाते हैं कैटालिटिक साइट पे जहाँ पे रिएक्शन हो रही होती है ऑफ F1 कंपोनेंट जो कि एंजाइम होता है। तो जो F1 कंपोनेंट होता है वो बनाता है उसके बाद एटीपी बनाता है। कैसे वो? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। असल में ही घूम रहा होता है, वो नहीं लिखा है एनसीईआरटी, ये ऐसे घूम जाता है, ठीक है। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस, हम जानते हैं हर एटीपी बनने पे 4 प्रोटॉन्स को पास करना होता है थ्रू F0। ये जो 4 प्रोटॉन्स है ना, इससे 1 एटीपी बन जाता है जैसे कि एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है। तो फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, देखिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ना, ये यहाँ से आ रहा है प्रोटॉन 4, वो घुस रहे थ्रू F0। F1 में उनको बंद रहा है, F1 में जो वो एनर्जी दे रहे उससे क्या हो जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बन रहा है एटीपी। तो उससे क्या बन रहा है, खाली एक एटीपी 4 प्रोटॉन से, असल में वही बोल रहा है ये। टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ आयंस का मसला होगा ना, यहाँ पे प्रोटॉन है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही होती है इस साइड से। बीच में हमारी यहाँ मेम्ब्रेन है, इस साइड से क्या होगा, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ से मैट्रिक्स है। पहली बार क्या हो गया, मैट्रिक्स से निकल गए प्रोटॉन्स, घुस गए सारे कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जब यहाँ बहुत सारे बढ़ गए तो यहाँ बन गया इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया यहाँ पे। अब वो डाउन जाएगा फ्रॉम हाई टू लो, मतलब डाउन इसको ही बोलते हैं। अब प्रोटॉन्स वापस आ रहे हैं मैट्रिक्स की ओर। पहले गए थे मैट्रिक्स से कहाँ की ओर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस आ रहे हैं मैट्रिक्स की ओर, और उससे जो एनर्जी निकल जाती है उससे एटीपी बन जाता है बाय F1 पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेस। दिस होल पार्ट इज एटीपी सिंथेस, है ना। तो ये मैंने कल कहा था। अब जो हमें आज पढ़े ना वो है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, और बाकी ये चैप्टर खत्म होने वाला है, अब 2 4 दिन लगेंगे इसको बस इंशाल्लाह। बस ये हमें थोड़ा समझ आना चाहिए, बाकी फिर सब कुछ आसान है। देखिए पहले हम देखेंगे ये बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे हम। देखिए द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमने अभी तक पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस, है ना। हमने कहा वहां पे बन जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरोवेट फ्रॉम ग्लूकोज, जो कि 2 पायरोवेट वहां पे बन जाते हैं। ग्लूकोज जो था वो 6 कार्बन का था, उससे बन गए 2 पायरोवेट, क्योंकि वो क्या होता है पायरोवेट 3 कार्बन का। फिर उसके बाद ये लिंक रिएक्शन, वहां पे पायरोवेट क्या बन जाता है, शाबाश, एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाता है वो। ठीक है, उसके बाद जो है हो जाती है क्रेब्स साइकिल में दाखिल एसिटाइल को एंजाइम, वो पता है आपको, फिर होती है ईटीसी। तो टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड, हमें क्या पढ़ना है, बैलेंस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देखना है हमें, ठीक है। टोटल एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, कितना एटीपी बन रहा है एंड पे एक ग्लूकोज से, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। एंड पे हमें हिसाब कर रहे हैं ना आपके कहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत खौशिक चीज होती है। लेकिन एनसीईआरटी आप देखेंगे ना, वो बोलती है इसको होती है वो थेरेटिकल कैलकुलेशन, वो नहीं बोलती है इसको टेस्ट बेस्ड कैलकुलेशन, वो बोलती है थेरेटिकल। थेरेटिकल मतलब वो क्या, यहाँ पे हम पूरे श्योर नहीं होते अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि बिकॉज लिविंग सेल्स डू नॉट परफेक्टली ऑर्गेनाइज मशीन्स, आर नॉट परफेक्टली ऑर्गेनाइज मशीन्स। लिविंग सेल में तो बराबर ऑर्गेनाइज मशीन होती है, बराबर बनाओ, इतना इतना ही बनाओ, हर जगह पे इतना परफेक्ट, ऐसा सब कुछ वर्क नहीं करता है। रियल सेल्स मैसिव भी होती है और डायनामिक होती है। वो क्या होता है वो हम देखेंगे अच्छे से। डायनामिक मतलब वो चल रही होती है, काम कर रही होती है, मेसी होती है, ठीक है। खुर वहां पे आ गया होता है, इन शॉर्ट क्वेश्चन वर्ड। अब हम कुछ एजम्पशंस बनाते हैं ड्यूरिंग एटीपी कैलकुलेशन। ये नीट में सवाल आ सकता है ये वाला। पहला एजम्पशन होता है कि रेस्पिरेशन एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में हो जाती है। हम बोल रहे हैं कि जो हमें रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाना है कि कितना एटीपी बनता है एक ग्लूकोज से, उस पे हम ये एजम्पशन लेते हैं, क्योंकि वो थेरेटिकल बेसिस पे होता है, वो मेसी होता है, वहां पे सेल्स का जो मशीन होती है वो मेसी होती है। तो हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में होता है, ये हम मानते हैं। दिस इज व्हाट वी अज्यूम, ठीक है, ये हम अजम्पशन रखते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, हमें हिसाब करना है एटीपी कितने बन जाते हैं, उसको ही बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब जो हमें देख रहा है, वालेकुम सलाम मतलब, कितने एटीपी बन जाते हैं, इसके लिए हम अजम्पशन कुछ लेते हैं। हम पहले अजम्पशन लेते हैं रेस्पिरेशन हो जाती है स्ट्रिक्ट सीक्वेंस के अंदर। मतलब ना वही पहले ग्लूकोज हो जाएगा, फिर टीसी हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में मेनी रिएक्शंस ओवरलैप कर सकती है। यानी कि इधर पे ये रिएक्शन भी हो जाएगी, उधर ही पे ये भी हो जाएगी, उधर ही पे ये भी हो जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस भी। मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट सीक्वेंस नहीं है
हाँ, पहले ग्लाइकोलाइसिस बराबर खत्म हो गया, ठीक। अब चलो टीसीए की ओर, हो गया खत्म, हाँ। चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ओर। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक टाइम पे दो दो चीजें हो रही है, नहीं। साइमल्टेनियस में साथ साथ हो रही है, ओवरलैप कर जाती है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही टी से भी हो रहा होगा, टी से के दौरान ईटीसी हो रहा होगा। तो इतना स्ट्रिक्ट सीक्वेंस नहीं होता है रियलिटी में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम असम्पशन क्या लेते हैं कि ये स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में होता है, क्यों? हमें हिसाब करना होता है एटीपी का, हिसाब के लिए ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल कैलकुलेशन। जाहिर सी बात है, थ्योरी पे उतना ट्रस्ट इंसान नहीं कर सकता है ना, थ्योरी थ्योरी होती है, वो मतलब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट होता है। थ्योरी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। फैक्ट अलग चीज होता है, थ्योरी अलग चीज होती है। फैक्ट होता है साबित एक्सपेरिमेंट से, थ्योरी पे पीछे ये होती है, एक्सपेरिमेंट की गई होती है उसके बारे में। सॉरी, मतलब थ्योरी में पीछे डेटा होता है मौजूद, ठीक है। थ्योरी में पीछे डेटा होता है बहुत ज्यादा, लेकिन पूरा सर्टेनिटी लेवल 100% नहीं होती है। फैक्ट में होता है पूरा 100% सर्टेनिटी। जैसे ऑक्सीजन से हम जिंदा है, ये क्या है? थ्योरी की फैक्ट, ये फैक्ट है। ना पता करके होती मर जाएंगे, हो गया साबित। जिसने वो बोलता है, क्या उसका नाम है वो, उसका नाम क्या है, ओवैस कादी बोलते हैं ना वो। अच्छा सा मॉलिक्यूल आसान। अच्छा, अब क्या है, एजम्पशन नंबर 2 हम मानते हैं, ठीक है। एजम्पशन नंबर 2 हम देखते हैं। साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच जो होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक जो एनएडीएच होता है, वो कहाँ घुस जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर आपको याद होगा, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था? ग्लाइकोलाइसिस में अगर आप देखेंगे, वहां पे भी एनएडीएच बन रहा था, देखिए। अगर हम देखते हैं एनसीईआरटी खोलिए, पेज नंबर ये, वहां पे आप देखिए एनएडीएच बन रहा है ना, एनएडीएच वहां पे बन गया। और उसके बाद फिर और बन गया एनएडीएच कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल में। ये क्यों बन रहा था? इसीलिए ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसकी हेल्प मिल जाए। तो पहले हम जानते हैं ना कि एनएडीएच में ही साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच होता है, क्यों उसको साइटोप्लाज्मिक? बिकॉज ये ग्लाइकोलाइसिस में बन जाता है ना, ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, उसके बाद ये कुछ आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये हम अजम्पशन मानते हैं कि एनएडीएच जो बन जाता है दौरान ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो जाती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उधर उसके बाद साइटोप्लाज्म से कुछ है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसका एनएडीएच भी, ठीक है। लेकिन, ठीक है, जो ना साइटोप्लाज्म हो जाती है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो कैलकुलेशन ये अज्यूम करती है कि एनएडीएच जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। और जब वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, तो उसने 3 एटीपी बनाए। किसने? एनएडीएच ने। एक एनएडीएच ने जो है 3 एटीपी सक्सेसफुली बना दिए। ये हम एक और असम्पशन मानते हैं कि सक्सेसफुली ऐसा प्रोसेस हो गया, बिल्कुल विदाउट एरर ये प्रोसेस हो गया। बिल्कुल जो है दिस ये जो है ये प्लान्ड प्रोसेस था कि एनएडीएच जो है वो अच्छे से, जब ग्लाइकोलाइसिस में बन गया सेल के साइटोप्लाज्म में, वो अच्छे से वहां से निकल गया, घुस गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि ईटीसी में उससे एटीपी बन सके, जो कि हमने देखा। ये हम assumption 2 लेते हैं। assumption 3 हम बोलते हैं ये कैलकुलेशन के दौरान, थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एटीपी के दौरान, कि कोई नो इंटरमीडिएट्स आर रिमूव्ड, कोई इंटरमीडिएट रिमूव नहीं हो जाता है। हालांकि रियलिटी में रिमूव हो जाते हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो बीच में कुछ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इंटरमीडिएट्स आर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन बिटवीन रिएक्शंस, है ना। ओके, इंटरमीडिएट्स। अब देखिए, यानी कि हम ये assumption लेते हैं कि सारे इंटरमीडिएट्स कंटिन्यू होते हैं सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए, बाकी किसी चीज के लिए वो काम नहीं आ जाते। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये भी रखना है याद आपको। असल में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, उनको बायोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ चीजें बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, लिपिड्स बनाने के लिए वो हेल्प कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होती है उनको बनाने में हेल्प कर देते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। लिपिड्स तो पता ही है। एंड व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर व्हाट? डीएनए एंड आरएनए, है ना। तो
जो अमीनो एसिड, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड, जो कि माइक्रो, जो कि ये होते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, उनकी सिंथेसिस हो जाती है कुछ इंटरमीडिएट से जो कि रेस्पिरेशन के दौरान बन जाते हैं। लेकिन हम एटीपी कैलकुलेशन के दौरान ये समझते हैं कि कोई इंटरमीडिएट को हम रिमूव नहीं करते, बल्कि वो सब कंटिन्यू करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। हम वहां बोलते ही नहीं है कि इंटरमीडिएट का ये वाला फंक्शन होता है, हम बोलते नहीं वो सिर्फ रेस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं। ये हम असम्पशन लेते हैं ताकि हमें थियोरेटिकल कैलकुलेशन आ जाए। सो एटीपी यील्ड जो है डिक्रीज कर देता है। एटीपी यील्ड जो है, सो एटीपी यील्ड एक्चुअल में डिक्रीज कर देता है। असल में अगर देखेंगे, इतना परफेक्टली नहीं होता है कि तमाम की तमाम इंटरमीडिएट्स जो है वो रेस्पिरेशन में ही घुस जाएंगे सारे के सारे, और उसके बाद वो सीधा एटीपी बना देंगे, ऐसा नहीं हो जाता है। उन इंटरमीडिएट्स का अलग अलग काम होते हैं, उनको वो बायोसिंथेसिस करते हैं, वो बनाते हैं अमीनो एसिड्स बनाते हैं, वो लिपिड्स बनाते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। लेकिन हम ये अजम्पशन लेते हैं कि सारे के सारे इंटरमीडिएट्स जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं डायरेक्टली फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ रेस्पिरेशन। वरना अगर हम रियलिटी देखेंगे, एटीपी यील्ड कम हो जाती है, हमें कम एटीपी मिल जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट्स जो है वो सारे एटीपी नहीं बनाते, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लेकिन हम मानते हैं नहीं, वो लोग सारे बनाते हैं, ठीक है। और मतलब हम एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन लेते हैं, क्या लेते हैं हम? वी टेक एन आइडियलाइज्ड सिचुएशन, मतलब ख्याली सिचुएशन, ठीक है। हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अजम्पशन नंबर 4 हम ये लेते हैं, दौरान एटीपी कैलकुलेशन, या हम बोलेंगे दौरान एटीपी कैलकुलेशन वो है कि ओनली ग्लूकोज इज यूज्ड। लेकिन अगर देखिए ना, सिर्फ ग्लूकोज यूज नहीं हो जाता एटीपी फॉर्मेशन के लिए, बाज अवकात प्रोटीन्स भी यूज हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे एम्फोबोलिक पाथवे के अंदर। प्रोटीन्स हो जाते हैं यूज, फैट्स हो जाते हैं यूज, ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाते हैं यूज। ये भी रेस्पिरेशन पाथवे या रेस्पिरेटरी पाथवे में दाखिल हो सकते हैं। कौन? प्रोटीन्स, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन हमें क्या पता थी आज तक ग्लूकोज खाली करता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम असम्पशन नहीं लेते कि सिर्फ ग्लूकोज को ही यूज किया जाता है, उसका एटीपी हमें चेक करने कितना बन जाएगा। अच्छा, अब जो हम एटीपी यील्ड क्यों वैरी करती है, कभी यील्ड कम मिल जाती है, कभी एटीपी ज्यादा बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाज़ औक़ात पूरा एटीपी नहीं मिल जाता, एटीपी कंज्यूम हो जाता है एल्सवेयर, कहीं और जगह पे इस्तेमाल हो जाता है, पूरा यील्ड मिलता ही नहीं है हमें, ठीक है। इंटरमीडिएट जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट मतलब क्या हो गया? वो अपने रेस्पिरेटरी फंक्शन से डाइवर्ट हो गए, बायोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स और व्हाट, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स, वो कर देते हैं। तो जब वो हेल्प इस्तेमाल ही नहीं हुए रेस्पिरेशन के अंदर, वो भागे बीच में से डाइवर्ट हो गए, तो उससे भी एटीपी यील्ड कम बन सकती है। या बाज़ अगर मेम्ब्रेन लीकेज हो सकती है, जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहाँ पे ईटीसी हो जाती है और वहां पे एटीपी बन जाता है खतरनाक तरीके से। तो उधर पे मेम्ब्रेन लीकेज हो सकती है, उस लीकेज से एटीपी यील्ड कम आ सकता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बाहर निकल सकते हैं। या शटल सिस्टम डिफर हो सकता है, शटल सिस्टम, ठीक है। या जो सेलुलर कंडीशन होती है वो चेंज हो सकती है, सेल की अपनी कंडीशन। शटल सिस्टम का मतलब होता है, पता होती है कि यहाँ पे लगाना है शटल, इसको ब्लॉक करना है, इसको अंदर छोड़ना है, इसको परमिएबिलिटी, इसको मतलब परमिट करना है, इसको परमिट नहीं करना है। तो अगर वो डिफर करेगा तो कोई अंदर घुसेगा ही नहीं, कभी अगर शटल बंद हो जाएगा लगातार, या खुल जाएगा तो कोई और घुस जाएगा, तो उस वजह से एटीपी यील्ड में असर पड़ सकता है। या सेलुलर कंडीशन हो जाएगी चेंज, फॉर एग्जांपल सेल को पीएच ज्यादा हो रहा है, सेल का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, सेल को आइडियल कंडीशन या सेल को ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल रही है, तो उससे हो सकता है मसला, एटीपी यील्ड वेरी कर सकता है। सो एग्जैक्ट एटीपी काउंट वेरी कर सकता है। ये सब वजूहात यहाँ पे देखे हमने। तो फिर हम क्यों पढ़ते बैलेंस शीट? अगर हम बोलते अरे इतना परफेक्टली बैलेंस नहीं कर सकते हम, बराबर बोलेंगे इतना ही एटीपी बन जाएगा, ये बड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये इतना एक्सपेरिमेंटली साउंड नहीं है, तो हम क्यों पढ़ते इस बैलेंस शीट को? इसीलिए हम पढ़ते ताकि हमें एफिशिएंसी आ जाए समझ रेस्पिरेशन की, कि इतनी एफिशिएंसी होती कम से कम एटीपी तो बन जाता है अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए ना, प्रोकैरियोट्स में मत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो मत बनाते, वो मत इतने एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, वो इतना एनर्जी एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाते। यूकैरियोट्स में क्या फायदा आ गया? यूकैरियोट्स में जब माइटोकॉन्ड्रिया उनके सेल के अंदर आ गया, तो उनको ये फायदा आ गया कि एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन वहां पे हो गई। एनर्जी एक्सट्रैक्शन, एक और बात, वो हम समझते हैं एनर्जी कैसे निकल जाती है फ्रॉम फूड, ग्लूकोज।
इंटीग्रेशन ऑफ पाथवेज, कि पाथवेज कैसे आपस में इंटीग्रेट कर सकती है। जिसने पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, जहाँ पे हम मतलब शॉर्ट शॉर्ट जो है इंटरवल्स का वैल्यू जो लेते हैं, फिर इसको ऐड सम कर देते हैं सारे को, है ना। समेशन लिखते हैं ना ऐसे, फिर सारे को ऐड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन बोलते हैं जमा करने को ना, इंटीग्रेशन ऑफ पाथवेज। एनसीईआरटी बोलती है इट हेल्प्स अप्रिशिएट ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अप्रिशिएट करते हैं कि जिसने बनाया होगा ये, वो जात कितना बड़ा इंटेलिजेंट डिजाइनर होगा। इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के पीछे मैथमेटिकल माइंड है। इस इंटेलिजेंट डिजाइन के पीछे इंटेलिजेंट डिजाइनर है। इस ऑर्डर के पीछे डिजाइनर है, क्योंकि बिहाइंड एवरी ऑर्डर इज अ डिजाइनर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोट्स बन गए, मतलब खुद ही बन जाएंगे। जब तक मैंने डिजाइन नहीं किए होंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तब जाकर डिजाइन हो रहा है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि इतना जो को बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, है ना, फाइन ट्यूनिंग जो है यूनिवर्स की, वो कैसे मेंटेन्ड है, तब जाके हम अप्रिशिएट करते हैं कि क्रिएटर होना चाहिए, एक डिजाइनर होना चाहिए। अब एनसीईआरटी वैसे नहीं बोलेगी, हम तो बोलेंगे वैसे ही। उसके बाद, अच्छा, टोटल एटीपी कैलकुलेशन फ्रॉम वन ग्लूकोज कितना हो जाता है, हम देखते हैं। स्टार्ट देखिए, स्टेप वन, ग्लाइकोलाइसिस का होता है साइटोप्लाज्म में। वहां पे एटीपी कितने बन जाते हैं, वहां पे दो एटीपी बन जाते हैं ना, आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, हमने कहा था वहां पे खर्च हो जाते हैं दो एटीपी, बन जाते हैं चार एटीपी। मतलब क्या हो गया, चार में से दो काटने, दो नेट एटीपी वहां पे बन जाते हैं। एटीपी नेट दो बन जाते हैं। और अगर आप देखेंगे वहां पे एनसीईआरटी पे दो बन जाते हैं वहां पे एनएडीएच, है ना, वो आप देख सकते हैं आराम से। दो क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि असल में इसको टू से मल्टीप्लाई करना है ना, वो भी हमें पता है। उसके बाद, अच्छा, एटीपी फ्रॉम एनएडीएच, उसके बाद जो है एटीपी वो बन जाता है एनएडीएच से। एटीपी जो है वो एनएडीएच से बन जाता है। तो दो एनएडीएच जो है वो कितने टाइम में बना सकते हैं तीन एटीपी। मतलब हम पता ना, एक एनएडीएच से, देखिए, एक एनएडीएच से क्या बन जाता है, तीन एटीपी। अगर हमारे पास होंगे दो एनएडीएच, उससे कितने बन जाएंगे एटीपी, छह एटीपी, ये वही है, ठीक है, सिक्स एटीपी। तो जाहिर सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस से टोटल हमें दो मिल जाते हैं एटीपी। देखिए, ध्यान से बात सुनो, मैं बताता हूँ फिर से। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें दो एटीपी मिल जाते हैं, वो हमें पता है, नेट एटीपी दो। और मिलते हैं दो एनएडीएच, लेकिन हम जानते हैं एक एनएडीएच से तीन एटीपी बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, दो एनएडीएच से कितने बन जाएंगे, छह एटीपी, थ्री इंटू टू कितना हो गया, सिक्स। तो वही सिक्स प्लस टू हम करते हैं, हो गया एट एटीपी आर फॉर्म फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। हो गया हमें हिसाब ग्लाइकोलाइसिस का। अगर समझ नहीं आएगा मुझे बोल सकते हैं, मैं बोल दूंगा फिर। और आप सवाल पूछा करिए, ताकि मैं आपको, मैं बाज़ अवत ना बेसिक से नहीं बोलता हूँ। अगर आप बोलेंगे और बेसिक भी जाने का, मैं और बेसिक में जा सकता हूँ, क्या तो बहुत छोटे हैं अभी, मैं कभी भूल जाता हूँ। आप बहुत छोटे हैं अभी, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा, अब देखिए लिंक रिएक्शन देखते हैं हम। मैं कहा ना, देखिए पूरी एनसीईआरटी में सबसे हार्डेस्ट चैप्टर था कौन सा है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये तो बस बाकी सब आसान है। तो हार्डेस्ट पार्ट अगर आपको समझ आ गया होगा, तो पूरी किताब आपको सारी समझ आएगी। अब देखिए लिंक रिएक्शन, दो पायरुवेट बनाते हैं दो एनएडीएच। दो पायरुवेट क्या बनाते हैं, दो एनएडीएच, ये हम जानते हैं। टू पायरुवेट्स प्रोड्यूस टू एनएडीएच। तो हम जानते हैं जो दो एनएडीएच होते हैं वो बनाते हैं सिक्स एटीपी, क्योंकि एक एनएडीएच से कितने बन जाते हैं एटीपी, तीन, है ना। अगर एक एनएडीएच से बन गए तीन एटीपी, हम जानते हैं कि पायरुवेट बनाते हैं दो एनएडीएच। दो पायरुवेट, अगर आप देखेंगे लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन क्या होती है, वहां क्या, पायरुविक एसिड प्लस सीओए प्लस एनएडी पॉजिटिव, एनसीईआरटी पेज नंबर 158 पे लिखा है। इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजन गिव्स एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस सीओ2 प्लस एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव। तो वहां पर जाता है एक एनएडीएच पर वन पायरुवेट। लेकिन हम जानते हैं एक ग्लूकोज मिलते हैं दो पायरुवेट, तो मतलब टू एनएडीएच। तो मतलब सिक्स एटीपी सीधे ही, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है पर एनएडीएच बनता है थ्री एटीपी। टू इंटू थ्री कितना होता है, सिक्स एटीपी। हो गया यहाँ पे छः, आठ, यहाँ पे हो गया छः। अब देखते हैं हम क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम टू एसिटाइल को एंजाइम ए, जो वहां पे एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाता है, उधर से क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना। एसिटाइल को एंजाइम ए जो होता है ना, जो दो कार्बन का होता है, दो कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम ए,
उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाते NADH 6 बन जाते हैं उससे, ठीक है। NADH यहाँ कितने बन जाते हैं, 6। असल में 3 ही है। नहीं, यहाँ पे 6 कैसे बन जाते हैं, है मल्टीप्लाई करें 2 से। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए एक तो बन जाता है NADH सिट्रिक एसिड के बाद, सिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटो गिल्टारिक एसिड में, आप देखिए एनसीईआरटी पे। फिर बन जाता है अल्फा कीटो गिल्टारिक एसिड, जब बन जाता है सक्सिनिक एसिड, वहां एक और NADH बन जाता है, ओके 2। फिर बनते हैं फ्रॉम मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, बनते हैं NADH, ओके 3 NADH। अगर 3 NADH बन जाते हैं, ठीक है, किससे, एक एसिटाइल को एंजाइम ए जब होता है, लेकिन होता है ना दो, उसको 2 टर्न्स में करना होता है, तो मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब 6 NADH टोटल बन जाते हैं, ठीक है। और अब ना ऐड वो वाले भी ना, देखिए हमने क्रेब साइकिल का अलग ऐड किया, लिंक रिएक्शन का अलग ऐड किया। हिसाब किताब में थोड़ा होता है कंफ्यूजन कि एनसीईआरटी कभी ऐड नहीं करती, कभी ऐड करती है। अब देखिए एनसीईआरटी ने वाले लिखा है 4 NADH, है ना 4। उसने 4 क्यों लिखा है, उसने वो ऐड किया लिंक रिएक्शन का भी NADH, तब जाके वहां पे 4 आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से ना 4 × 8, वही ना, देखिए 6 + 2 कितना होता है 8। अगर वैसे करेंगे हिसाब तो वैसे का हिसाब, तो हिसाब जैसे करेंगे हिसाब हिसाब ही होता है। FADH2 यहाँ कितने बन जाते हैं, 2। आप देखिए वहां पे खाली एक ही FADH2 बन जाता है जब बनता है फ्रॉम सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई करना है 2 से, हम जानते हैं। ATP GTP की फॉर्म में बनता है ना, हम जानते हैं दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो 2 बन जाते हैं, वो कहाँ बनता है। अब देखिए अल्फा कीटो गिल्टारिक एसिड जब बनता है सक्सिनिक एसिड, बीच में बनता है GDP से क्या, GDP से GTP, तो वहां बन जाते हैं एक ही, लेकिन हम 2 क्यों बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि 2 होते हैं पायरुवेट। फिर 2 एस्टर कुंजाई में है ना, वो पता है आपको। उसके बाद 2 टर्न्स करने होते हैं हर एक चीजें। अब आप ध्यान से देखिए, ATP फ्रॉम NADH कितने बनते हैं, कुल मिला के यहाँ पे 6 NADH है। 6 × 3 कर रहा है ना सीधे ही, क्योंकि 1 बनाता है NADH, कितने ATP, 3 ATP, तो 6 × 18 ATP यहाँ पे बन गए। FADH2, हम जानते हैं कि एक FADH2 जो होता है वो बनाता है कितना, FAD, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए आप इतना रखिए याद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना आपको याद करना जरूरी। बॉक्स बनाइए आप, अब याद करिए। ATP कितने बन जाते हैं किससे, NADH जो होता है उससे बन जाते हैं 3 ATP। जो FADH2 होता है उससे बन जाते हैं 2 ATP। वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो अगर 2 FADH2 होंगे तो कितने बनेंगे, 4 ATP। वो यहाँ पे लिखा है 18 + 4। और डायरेक्ट ATP यहाँ पे 2 बन जाते हैं क्रेब साइकिल के अंदर। तो टोटल क्रेब साइकिल में 18 + 4 + 2 बन जाते हैं, यानी कि 24 ATP बन जाते हैं फ्रॉम क्रेब साइकिल। अब हम करते हैं हिसाब, ये देखिए आप, ठीक है, पेन बारीक हो गया, 1 मिनट। हाँ ये रहा। अब करते हैं हम हिसाब, 24 ATP फ्रॉम क्रेब साइकिल, हिसाब आपको आ गया होगा, हाँ। 6 ATP फ्रॉम लिंक रिएक्शन, है ना। और ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP बन गए, 8 ATP। तो 8 + 24, +6, देखिए 8 + 6 + 24 करना है हमें। 8 + 6 + 24, ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस बन गई 8 ATP, लिंक रिएक्शन से बन गए 6 ATP, क्रैब साइकिल से बन गए 24 ATP। फाइनल 8 + 6 + 24 बनता है 38 ATP। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, हम बोलते हैं 36 से 38 ATP बन जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये उतना खतरनाक हिसाब यहाँ पे नहीं होता, ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन होती है, इट्स थियोरेटिकल कैलकुलेशन। आपको पता है कि हमने कितने assumptions ऊपर लिए थे, उसकी बुनियाद पे हमने कैलकुलेशन किया, वो assumptions आपको एनसीईआरटी ने मेंशन किए। अब फाइनल एटीपी यील्ड क्या, मतलब क्या हमें हिसाब क्या, हिसाब हमें आ गया एक ग्लूकोज से, जब वो पहले ग्लाइकोलाइसिस में घुसता है वहां पे 8 बन जाते हैं एटीपी, फिर लिंक रिएक्शन में 6 बन जाते हैं। एनसीईआरटी इन दोनों को जोड़ सकती है एक साथ, ठीक है, वो पता है ना, को 24 + 6 30 बन जाते हैं इन लिंक रिएक्शन इन क्रेब साइकिल। एनसीईआरटी ने लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल में ही थी ऊपर से, वो समझना है वहां पे। तो 38 ATP यहाँ पे बन जाते हैं। तो यही आपको रखना है एनसीईआरटी, यानी कि नीट के लिए आप रखेंगे याद, 30 ATP बनते हैं टोटल एक ग्लूकोज से। अब चलते हैं नीचे, देखिए मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री पता क्या बोलती है, बायोकेमिस्ट्री हमें बोलती है 30 से 32 ATP बन जाते हैं। लेकिन आप कर रहे हैं नीट ही, नीट के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी बोलती है 38, तो आप 38 ही बोलेंगे। अगर कोई सवाल कुछ ऐसा आ जाएगा ना कि कोई नहीं मतलब स्टडी आ गई है वो ऐसा, मतलब आप लिखेंगे, वरना आमतौर पे एनसीईआरटी अपना ही बोल देती है। लेकिन ये भी आपको रखना है याद, क्या मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री क्या बोल देती है, ठीक है।
एनसीईआरटी बहुत रिड्यूस हो गई है, इसमें चैप्टर्स बहुत सारे निकल गए। अब देखिए कंपैरिजन। अब देखते हैं हम आखिरी में कंपैरिजन क्या है बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। वही नो कि फर्मेंटेशन हो जाती है इन एरोबिक कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। देखिए डिफरेंस नंबर वन क्या होती है। पहली बात, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, ये हमने सब पढ़ा है ऑलरेडी। हम जानते हैं कि फर्मेंटेशन में हो जाती है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो जाती है। वहां पे बन जाता है इथेनॉल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, प्लस बन जाता है CO2 भी यहाँ पे, और बनता है लैक्टिक एसिड इन द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अंडर एनएरोबिक कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे हो जाती है वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, और एंड पे वहां पे CO2 प्लस H2O बनना ही बनना होता है। दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, कि इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। सो डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन हाई इन व्हाट, इज हाई इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड लो इन फर्मेंटेशन। ये है पहला डिफरेंस। अब एटीपी यील्ड की बात करते हैं। एटीपी यील्ड, कितना एटीपी मिल जाता है फर्मेंटेशन से, सिर्फ 2 एटीपी मिल जाते हैं। आप देखिए कितना कम एनर्जी यील्ड होता है, कितना कम हम हासिल कर पाते हैं एनर्जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एटीपी बनाती है। सो इट्स मच मोर एफिशिएंट, नॉट जस्ट एफिशिएंट, इट्स मच मोर एफिशिएंट देन फर्मेंटेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर एफिशिएंट देन व्हाट, फर्मेंटेशन। तो जीता कौन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस नंबर 3 होती है कि ऑक्सीडेशन ऑफ NADH जो हो जाती है उसकी बुनियाद पे देखते हैं हम। अगर हम देखेंगे फर्मेंटेशन के केस में जो हो जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, वो बहुत स्लो होती है। तो क्योंकि वहां पे कोई ETS प्रेजेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अगर हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात, तो वहां पे NADH होता है ऑक्सीडाइज विया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हो जाती है NADH की, वो हो जाती है फर्मेंटेशन के अंदर स्लो, लेकिन हो जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट। तो ये हो गया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन करती है प्रोड्यूस ज्यादा एटीपी। क्यों ऐसा हो जाता है, हम जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करता है एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आखिर पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है। ETS फंक्शंस इसके होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फंक्शंस। प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। स्टूडेंट्स सोचते हैं क्या ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली बनाता है, देता है ATP, ऐसा नहीं होता है। असल में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाते हैं फ्रॉम NADH और FADH2। असल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर के फ्लो से ड्राइव होता है प्रोटॉन पंपिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो से हो जाती है प्रोटॉन की पंपिंग, प्रोटॉन पंपिंग। तो उस प्रोटॉन पंपिंग से क्या हो जाती है, ATP सिंथेसिस। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो से प्रोटॉन पंप कर देता है, फिर प्रोटॉन पंप से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। उस प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP सिंथेसिस हो जाती है, जो कि ATP सिंथेस का F1 पार्ट कर देता है। तो ये हमने कहा था। अब आखिर देखेंगे हम समरी टेबल, ये आपको पता है सब कुछ। ऑक्सीजन जो है फर्मेंटेशन में नहीं होता है, एरोबिक में होता है। पार्शियल होती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ हो जाती है कंप्लीट। इथेनॉल लैक्टेट यहाँ होते हैं एंड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या होता है CO2H2। ATP तो ATP 38। ATS यहाँ पे होता है, ATS यहाँ पे नहीं होता है फर्मेंटेशन में। एरोबिक में तो होता ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल जरूरत नहीं होता है फॉर फर्मेंटेशन, लेकिन होता है जरूरत फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब कुछ सवाल जो नीट में सीधे आ जाते हैं। ATP कितने बनते फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, आपका जवाब होगा 8। लिंक रिएक्शन से 6, TCA से 24, टोटल कितना होता है 38 इनका सम। एक एटीपी एटीपी कितने बनते हैं एक NADH से 3। ATP कितने बनते हैं एक FADH2 से 2। फर्मेंटेशन से कितने बनते हैं ATP 2, ठीक है। तो ये आखिरकार आप जानते हैं ग्लूकोज के बाद निकास होती है ग्लाइकोलाइसिस, 2 ATP बन जाते हैं वहां पे, और 2 NADH बन जाते हैं कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। फिर लिंक रिएक्शन बनते हैं 2 NADH, फिर टी साइकिल बन जाते हैं 6 NADH, ठीक है। तो और 2 FADH2 और 2 ATP टोटल बन जाते 38। फिर ये आपको पता है सब कुछ, ये सब भी आपको आप पता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फी मतलब होता है बोथ, एम्फी जिसे हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, जो रहते हैं बोथ इन वाटर एंड एज वेल एज लैंड। लेकिन हम देखते हैं पहले NCERT पे, जो हमने आज पढ़ा टॉपिक, हम वो NCERT से पढ़ेंगे।
मतलब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो हमने देखा, अब आपको पूरा समझ आएगा अच्छे से, देखिए। टाइम कितना बच गया मीटिंग को, 4 मिनट है अभी। द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इट्स पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है फॉर एवरी ग्लूकोज। इज इट, इट्स पॉसिबल, ठीक है, molecule oxidize, but in reality this can remain only a theoretical exercise. These calculations can be made only in certain assumptions. Though the first assumption we take for what for respiratory balance sheet is that there is sequential orderly pathway functioning, with one substrate forming the next with glycolysis. Like first forms the pyruvate and it enters into what? Into the link reaction, then it enters into what? Acetyl in the form of acetyl coenzyme A, that enters in the Krebs cycle. It all happens in orderly pathway. This is our assumption. Otherwise, in reality, they all can overlap simultaneously. They can overlap. एक दूसरे पे चढ़ सकते हैं simultaneously. एक साथ glycolysis भी हो रहा है, Krebs cycle भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो हमने देखा था। उसके बाद NAD gets synthesized in glycolysis, is transferred into mitochondria full successfully, efficiently. We assume this, and undergoes oxidative phosphorylation, यानी कि उसमें हो जाती है ऑक्सीडेशन, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देता है और साथ में एटीपी की फॉर्मेशन कर देता है। थर्ड assumption, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स जो होते पाथवे में उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है टू सिंथेसाइज any other compound, यानी कि they are not used for biosynthesis. This is what we assume, but in reality some intermediates can be used for biosynthesis for the formation of amino acids और बाकी लिपिड्स वगैरह। और ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, ये हम सोचते गलत नहीं। अदर ऑल्टरनेटिव्स, नो, ये हम अज्यूम कर देते हैं हिसाब करने के लिए कि नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेटस, यानी कि बाकी जो ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं लिपिड्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि वो रेस्पायर नहीं हो जाते, वो ऑक्साइज नहीं हो जाते। ये हम एज्यूम लेते हैं, आर एंटरिंग इन द पाथवे एट any of the no other alternative substrates are entering, वो एंटर नहीं होते इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। किसी भी बीच वाले स्टेज में कोई प्रोटीन वोटीन दाखिल यहाँ पे होता ही नहीं, ये हम assumption लेते हैं, हालांकि रियलिटी में ऐसा हो जाता है, वो मैं आगे पढ़ना है। बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम में, ऐसा नहीं हो जाता है। ऑल द पाथवेज वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ, एंड टू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर। ऐसा नहीं है कि बराबर ग्लाइकोलाइसिस के बाद होगा लिंक रिएक्शन, बराबर उसके बाद हो जाएगा क्या, क्रैब साइकिल, बराबर फिर ईटीसी। ये हम मान लेते हैं इतना परफेक्ट ही हो जाता है, इतना ऑर्डरली, ऐसा रियलिटी में नहीं हो जाता है। सबस्ट्रेट्स एंटर द पाथवेज एंड आर विथड्रॉन फ्रॉम इट, वो घुसते नहीं पाथवे के अंदर और उधर से निकाले भी जाते हैं, ठीक है, एज व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होते हैं। एटीपी यूटिलाइज हो जाता है कभी कभी बीच में ही, ठीक है, इज यूटिलाइज एल्सवेयर व्हेन नीडेड, ठीक है, एल्सवेयर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स, ठीक है, कभी सेलुलर फंक्शनिंग चेंज हो सकती है, एंजाइमेटिक रेट्स हो सकती है क्या, कंट्रोल डिफरेंट मल्टीपल मीन्स के जरिए से, मल्टीपल सोर्स के जरिए से। लेकिन ये यूजफुल होता है, ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. Hence, there can be a net gain of 38 हमने हिसाब कर दिया during aerobic respiration of one molecule of glucose. उसके बाद अब करते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन के अंदर क्या हो जाता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाती है, वाइल एज एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट हो जाता है डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज, ताकि बनेगा एन पे CO2 और H2। फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ एटीपी से दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेड टू पायरुविक एसिड, वेयर एज मेनी मोर एटीपी बन जाते हैं कहाँ पे, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में हम जानते हैं। NADH होता है ऑक्साइड, तो NAD पॉजिटिव, रादर स्लोली इन फर्मेंटेशन, लेकिन ये होता है तेज कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो इतना काफी आज के लिए, बाकी हम कल पढ़ेंगे चला एम्फोबोलिक पाथवे और एम्फिबोलिक पाथवे, और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल या परसों खत्म हो जाएगा, 2 दिन लगेंगे इसको बस, कल ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह, सारा ये खत्म हो जाएगा कल। तो अब तो आसान है, एनसीईआरटी बहुत आसान, ठीक है। तो मैं करता हूँ नोट्स, एडिटेड जो नोट्स है ना, जिसपे मतलब मैं लिखता हूँ, वो मैं करूँगा एंड पे सेंड सारा।